तो क्या ये मान लें कि जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं कुछ समय के बाद वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहेगा? ऐसा क्यों है? ये बड़ा यूनिक जिला है बिहार का, जिसके अंदर 2 पुलिस जिले हैं। शायर लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक मिसरा पेश है। क्या होता है ये मिसरा? सिनेमा में ना वॉल्स क्या होते हैं, पर्दे। ये बताइए, इजराइल हमस युद्ध में मेन जिम्मेदार कौन है? मैं कम इन सर? यस 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 यस, थैंक यू। प्लीज कम। गुड मॉर्निंग। बैठिए 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 बैठिए। यू आर मिस्टर शहनशाह सिद्दीकी, राइट? एंड व्हाट्स योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू? सर हिंदी। हिंदी। एंड द मीडियम ऑफ मेंस? हिंदी सर। हिंदी। शहनशाह, आपका रेज्यूमे जो है डेफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट इंस्टेड ऑफ आई स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ माई colleagues, I would like you to tell us briefly about you. सर जैसे आपने बताया, मेरा नाम शहनशाह सिद्दीकी है जी। मैं बिहार के पश्चिम चंपारण ज़िले से आता हूँ। मैंने अपनी बुनियादी तालीम अपने शहर से ही हासिल की है। उसके बाद सर मैं सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए चेन्नई गया। अच्छा। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी पत्रकारिता में PGDM की डिग्री ली। पत्रकारिता में PGDM करने के बाद मैंने ABP न्यूज़ में 3 साल तक एज ए असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया है सर। जी। तो वहाँ क्या काम रहता था आपके पास? सर हम जैसे बुलेटिन होते हैं ना आधे घंटे के, तो उसको बनाया करते थे। ABP की फुल फॉर्म क्या है? आनंद बाजार पत्रिका। तो ये जो पश्चिम बंगाल का ग्रुप है, उसने स्टार न्यूज़ को जब खरीद लिया तो उसका नाम ABP न्यूज़ हो गया। जी सर। यही मसला है? क्या स्टार न्यूज़ की हिस्सेदारी है अभी उसमें या ज़ीरो है वो? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है सर। आपके ABP न्यूज़ में कितने लोगों की हिस्सेदारी है, आपको आइडिया नहीं? कौन कौन इसके प्रमोटर्स हैं, कौन कौन ऑनर्स हैं, इस समय शेयर होल्डर्स हैं? सर जब मैं काम करता था उस वक्त आइडिया था थोड़ा बहुत, अब 3-4 साल हो गए छोड़े हुए, तो अब आइडिया नहीं है सर उसके बारे में। कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, चैनल्स हैं, जी सर, क्या उनके पास स्वतंत्रता बची है या ऐसा लगता है कि वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने या उसकी भक्ति करने के लिए बाध्य हैं? ऐसा आरोप हम अक्सर सुनते हैं। सर बाध्य तो नहीं है, और एज अ इंस्टीट्यूशंस मीडिया अभी भी बचा हुआ है भारत में। हर तरह की पत्रकारिता हो रही है। हाँ ये जरूर है कि पत्रकारिता की अपनी अंतर्निहित समस्याएं हैं सर। जैसे? सर जैसे पहला जो एक रेवेन्यू मॉडल, एक आम भारतीय मनोरंजन चैनलों पे 14 रुपये खर्च करता है, लेकिन TV न्यूज़ चैनलों पे सर 2 से 5 रुपये खर्च करता है। तो ये जो ऑपरेशन कॉस्ट है ये महंगा हो रहा है। और दूसरी बात सर, जैसे कि एक राइटर का सर्वे है कि अब भारत में 50% से ज़्यादा लोग न्यूज़ ऑनलाइन कंज्यूम करते हैं। तो ये सोशल मीडिया आने से कंपटीशन तेज हुआ है। और वहीं तीसरी प्रॉब्लम यह है सर कि एडवर्टाइजमेंट को लेके TRP की रेस है। और एक प्रॉब्लम ये हो सकती मतलब लगता है सर कि डाइवर्सिटी की कमी है, तो उसके लिए भी तरह तरह के राय नहीं आ पाती मीडिया में सर। तो क्या ये मान लें कि जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं कुछ समय के बाद वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहेगा? सोशल मीडिया उसको टेक ओवर कर लेगा? नहीं सर, मेरा ऐसा सोचना है कि दोनों समानांतर चलते रहेंगे। स्पेस बड़ा होगा पत्रकारिता का, नए मौके आएंगे, नए अवसर आएंगे, नई चुनौतियाँ आएंगी। फिलोसफी आपका विषय है? यस सर। और उर्दू शायरी पढ़ना आपका शौक है? लिखना सर। लिखना। मुझे मिर्ज़ा गालिब के ऐसे 3 शेर बताइए जिसमें उनकी फिलोसफी से जुड़ी मान्यताएं नजर आती हों। तो जो सबसे मुझे ज़्यादा पसंद है, जो मेटाफिजिक्स को खारिज कर देता है, वो कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मगर नहीं, लेकिन। कैसे? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और एक और सर जो मुझे लगता है कि वो भी मेटाफिजिक्स को ही चैलेंज करता है कि बाचिचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब वो रोज़ ये तमाशा मेरे आगे। इसमें कौन सी मेटाफिजिक्स है? मतलब उनके कहने का मतलब है कि मेटाफिजिक्स मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये फील होता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये सब हो रहा है वो बस तमाशा है, एक दिन ख़त्म होना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वो इसी गज़ल की एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं,
काबा मेरे आगे है, कलीसा मेरे पीछे। इसमें कलीसा क्या है और इसका फिलोसफी से क्या रिलेशनशिप है? सर कलीसा सर मंदिर या किसी धार्मिक जगह को कहा जा सकता है प्रतीक के रूप में। तो इसको मेटाफर के रूप में यूज किया गया है बहुत जगह गज़लों में, और गज़लों ने ऐसे बहुत से मेटाफर, रिंद है, साकिया है, ये सब यूज किया है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी सर जो फंडामेंटलिज्म है या रूडिमेंट्री जो परसेप्शंस हैं उनको चैलेंज करने के लिए भी ऐसे मेटाफर यूज किए गए हैं सर गज़लों में। जब वो कहते हैं डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता, यस सर। इसको फिलोसफी की कौन सी आप विचारधारा से जोड़ पाएंगे? सर इसको मैं फिलोसफी की बहुत सी विचारधारा में देखता हूँ। जैसे सांख्य ने जो कहा है कि दुनिया अहंकार से बनी है, तो मुझे ये ईगो पे एक चोट है। तो आप इसको स्पिनोजा के इंटेलेक्चुअल लव में भी देख सकते हैं, शंकराचार्य के साक्षी भाव में भी देख सकते हैं। तो अक्रॉस द फिलोसफी सर ये बात जाती है, जहाँ भी अहंकार को, ईगो को, जिंदगी मतलब वो माना गया कि जिंदगी के सारे दुख का कारण इस शेर में मैं का मतलब अहंकार से है या आत्मा से है? पूरा शेर आप जानते हैं? जैसे मैंने पढ़ा है सर, एक बार और आप दोहरा दें तो। वो कहते हैं, दूसरी पंक्ति है, डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता। शुरू में कहते हैं न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता। यस सर। ये इस्लामिक फिलोसफी के नज़दीक है या वेदांत के नज़दीक है? तो मुझे लगता है ये वेदांत के नज़दीक है। कैसे? क्योंकि जो डुबोया मेरे होने ने, तो सर मुझे ये लगता है कि ये जो वेदांत की जो फिलॉसफी है, जिसमें ये परिकल्पना है कि आत्मा और जो ये आत्मा जो है चिरंजीवी है और शरीर जो है वो नश्वर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये उससे ज़्यादा कनेक्ट करता है, क्योंकि सर इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ। सर पूछिए। शहंशाह आप नरकटियागंज से हैं। जी सर। बड़ा दिलचस्प नाम है ये, नरकटियागंज, क्या मतलब इसका? सर नरकटियागंज में जो बेत होता है, जो नरकट होते हैं, जिनसे कि बहुत तरह के जैसे छप्पर ओपर के घर बनते हैं या बहुत से और भी दैनिक जीवन में उनका यूज है, तो वो उनकी खेती वो बहुत ज़्यादा थे। खेती तो नहीं कह सकते, प्राकृतिक रूप से नरकट क्या है? घास है? हाँ, एक प्रकार का घास ही है सर। मतलब वो घास और उसके ऊपर वाली जो प्रजाति उनके बीच का वो चीज़ है सर। तो उसी पौधे के नाम पे नरकटियागंज पड़ा है? यस सर। ठीक है। पत्रकार हैं आप, आपके नरकटियागंज से एक बड़े ही विश्वविख्यात पत्रकार निकले हैं जो अभी भी सक्रिय हैं, बता सकते हैं उनके बारे में कुछ? सर तुफैल चतुर्वेदी हैं जो बीबीसी में काम करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प नाम है, तुफैल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी है सर। ये नाम कैसे आया? ये सर पहले उनका नाम तुफैल अहमद था। यस सर। सर मैंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मुझसे उससे कोई व्यक्तिगत उनसे मुलाकात नहीं है, तो मैंने पूछा भी नहीं उनसे। अच्छा। जैसे उन्होंने जिहादी थ्रेट पर एक किताब लिखी है जो कि काफ़ी चर्चा में है। बहरहाल ये बताएं कि नरकटियागंज को और किन किन कारणों से जाना जाता है? सर नरकटियागंज को तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में उसका एक अपना स्थान है, उसके लिए जाना जाता है। क्या स्थान है? क्योंकि वहाँ से भितियारवा आश्रम, जहाँ सेंटर था गांधी की जो कर्म भूमि थी, वो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। दूसरा, मनोज वाजपेयी जैसे, प्रकाश झा जैसे लोग हमारे आसपास के हैं नरकटियागंज के, इसलिए भी बहुत फेमस है। और हमारे यहाँ बगल में ही केदार पांडे हुए, जो मुख्यमंत्री भी बने और केंद्र में रेलवे मंत्री भी रहे, इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और हमारे यहाँ का मटन भी बहुत प्रसिद्ध है। तो बहुत से कारणों से। चंपारण मटन दरअसल नरकटियागंज का मटन है? नहीं सर, हाँ। दरअसल नहीं, मतलब हाँ, हमारे इलाके में ज़्यादा परमानेंट पूरे है। चंपारण में होता है, आपके यहाँ भी होता है? हाँ, बेतिया और नरकटियागंज खासकर इन बेल्ट में ज़्यादा प्रोमिनेंट है सर। ठीक है। तो आप पत्रकार हैं, तो आपको तो चंपारण मटन के बारे में पता ही होगा सब। इसकी 2 अलग अलग पहचान है, एक तो भोजन के रूप में, एक और भी पहचान है। सर मैं इसके बारे में अनुभवी हूँ सर। ठीक है। ये बताएं कि पश्चिम चंपारण में कितने पुलिस जिले हैं? सर पश्चिम चंपारण में 2 पुलिस जिले हैं, एक बेतिया और एक बगहा। ऐसा क्यों है? ये बड़ा यूनिक जिला है बिहार का जिसके अंदर 2 पुलिस जिले हैं। सर क्योंकि पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए वहाँ पे, और उसका अपना एक आपराधिक
आपराधिक जो घटनाएं हुई हैं उनका एक अपना तो रिकॉर्ड है। बगहा अपराध का इतना बड़ा केंद्र कैसे बन गया? क्योंकि सर बगहा जो है सर वो एक्चुअली तराई इलाके, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है और तराई इलाके हैं, तो वो घनी आबादी नहीं है उधर। वहाँ पे झाड़ियाँ, बेत, ये जो नरकट हम लोग कह रहे थे, और ये सब जंगल बहुत घने हैं। तो वहाँ पे 10वीं गिरोह चले बहुत, और इसीलिए उसको मिनी चंबल भी कहा गया। तो दुरह इलाका है जहाँ पे पुलिस का जाना, प्रशासन का अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है। तो इस कारण से वहाँ पे अपराध फले फूले। दूसरा है कि वहाँ की सर जो लोग हैं, वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो भी जो शहर हैं आसपास के उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए भी वहाँ अपराध फले फूले, और एक वो बहुत दिनों तक वो अपराध के गढ़ के रूप में रहा। अब धीरे धीरे सर वहाँ भी विकास पहुँच रहा है और लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है शाह साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया जी सर। मतलब क्या होता है इसका? सर जामिया मतलब सर यूनिवर्सिटी, और मिलिया मतलब सर आई एम फॉरगेटिंग इट बट आई नो, बट अभी भूल रहा हूँ इसका मतलब शायद मिल्लत से होता होगा, मुस्लिम इस्लामिक कोई पहचान से होती होगी। जामिया का मतलब सर यूनिवर्सिटी होता है। चलिए, धन्यवाद। शहनशाह, Yes. आपके नाम का क्या अर्थ होता है? मैम मेरे नाम का अर्थ है बादशाहों का बादशाह, इम्पेरर जिसको कह सकते हैं, हिंदी में सम्राट कह सकते हैं। सम्राट। तो शहनशाह और बादशाह में अंतर आपने समझा दिया कि जो बादशाहों का बादशाह हो वो शहनशाह है, जी मैम। ऐसा? यस सर। और सुल्तान? सुल्तान एक्चुअली ये भी ईरानी जो वंश हैं, जैसे कि शहनशाह सबसे पहले जो हाखामनी साम्राज्य का साइरस जो थे उनके लिए यूज किया गया, और ईरान से भी बादशाह वाली पदवी आई है, लेकिन इनका एक जैसा कभी यूज रहा नहीं। जैसे बहुत से लिंग्विस्टिक ये मानते हैं कि जो छोटे सामंत टाइप के लोग हैं वो सुल्तान यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे एक साम्राज्य बनता था जिसके अंदर बहुत से सामंत या फ्यूडसरी काम करते थे, तो फिर ऐसे लोगों को शहनशाह की पदवी दी जाती। ठीक है, आपको तो उर्दू पोएट्री लिखना पसंद है, तो आप इस बात से अवगत होंगे कि बादशाह, अगर मैं आपसे पूछूं किस भाषा का शब्द है? ये फारसी का है। फारसी का है। और सुल्तान भी फारसी का है। फारसी का है? Yes. श्योर हैं आप? सुल्तान ओरिजिन फारसी का ही है, वो उर्दू का भी असर है, ब्रज और सारी भाषाओं का भी असर है, ओरिजिन फारसी है। ठीक है, अगर हम भाषाओं की बात करें तो आपको, क्योंकि उर्दू पोएट्री लिखना पसंद है, आपको उसके बारे में चीज़ें पता होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। एक लेमैन टर्म में मुझे समझाइए, जिस आदमी को बहुत ज़्यादा शेरो शायरी का ज्ञान नहीं है, हम जब सुनते हैं तो शायर लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक मिसरा पेश है। क्या होता है ये मिसरा? शेर मैम दो कपलेट होता है। एक शेर दो लाइनों से बनता है। जो हर शेर का एक लाइन होता है, पहला या दूसरा, एक लाइन को मिसरा कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट्री फॉर्म क्या हैं उर्दू में? मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप विभाजन करिए, उर्दू में किस किस प्रकार की पोएट्री लिखी जाती है? जी मैम, उर्दू में नज़म भी लिखे जाते हैं, जो हमारे हिंदी में उसको कविता कह सकते हैं। कता लिखी जाती है, रुबाई लिखी जाती हैं, कसीदा लिखे जाते हैं, मरसिया लिखे जाते हैं, गज़लें लिखी जाती हैं। कसीदा क्या होता है? कसीदा एक्चुअली जो गज़ल भी है मैम, वो कसीदा से आया। अरब में जब वहाँ के लोगों का सागा लिखा जाता था, जो बादशाह लोग थे या जो रूलर क्लास था, तो उनकी गाथाएं लिखी जाती थी उनके साथ में। जैसे भारत में चारण या भाट जैसे लोग जो परंपरा रही है, वहीं कसीदे लिखे, मतलब राजाओं की या सम्राटों की तारीफ में लिखी जाने वाली कविता, ऐसा? शुरुआत यहीं से हुआ। उसके बाद जहाँ जहाँ ये फैला है, जैसे अब गज़लें अब हिब्रू में भी लिखी गई, जर्मनी में। आप अपनी लिखी हुई कोई शेर सुना सकते हैं, अपना लिखा हुआ शेर या गज़ल में? शेर। दिल में छुपा रखा है तुझे याद बना के। मैं रुबाई सुना दूं 4 लाइन की? ठीक है, सुना दीजिए। दिल में छुपा रखा है तुझे याद बना के, कभी सांसों का हौसला कभी फरियाद बना के। दिल में छुपा रखा है तुझे याद बना के, कभी सांसों का हौसला कभी फरियाद बना के। आसमां ना कर ले गुमा कहीं अपनी चांदनी पे, इसलिए ज़मीन पे उतारा गया है तुम्हें चांद बना के। ठीक है, रुबाई का नाम लेते ही सबसे पहले किसका जिक्र आता है, किसका नाम आता है हमारे दिमाग में? सबसे पहले किसने शुरुआत की इस परंपरा की? रुबाइयों के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैम एग्जैक्ट इसका तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अभी हाल में ही एक शायर का इंतकाल हुआ है
जो उर्दू पोएट्री को अपने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। जी मैम। क्या आप गेस कर पा रहे हैं मैं किसकी बात Yes, कर रही हूँ? मैम। किसकी? शायद आप मुनव्वर राना जी। की बात कर रहे हैं। उनका क्या योगदान है उर्दू साहित्य को? सर क्या उन्होंने लीक से हट के किया उर्दू साहित्य के लिए? मैम, मेरी जहाँ तक समझ है उनके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू गज़लों में महबूब से बातें और महबूब और मासूकी ज़्यादा प्रबल रही है। लेकिन मुनव्वर राना साहब ने औरत को मतलब जो माँ का रूप होता है उसको गज़लों में बहुत ज़्यादा बावकार उसको स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि उनका ये सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू। शहंशाह, जी मैम। आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है, तो ये बताइए कि सिनेमा में है ना वॉल्स क्या होते हैं, पर्दे? मैम, मैं गेस कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने सिनेमा नहीं, मतलब मुझे सिनेमा। कोई बात नहीं, थिएटर आपने सिनेमेटोग्राफी की हुई है, थिएटर में क्या होता है, वॉल्स क्या होते हैं? सॉरी मैम, नहीं मुझे पता, कोई बात नहीं है। तो आपको फोर्थ वॉल भी नहीं पता होगा क्या होता है? नहीं पता। कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो पता होगा कि रफ वॉल्स क्यों यूज़ करते हैं, कि इसकी भी कोई आइडिया नहीं है? सॉरी मैम, इसका कोई कोई बात आइडिया नहीं, ठीक है। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? यस मैम, येलो जर्नलिज्म का मतलब सनसनीखेज पत्रकारिता से है। जब आप जब जनता के इंटेलेक्ट पे अटैक करते हैं, खबरों को तरह तरह से उसमें तरह तरह के मसाला या जो भी कहा जा रहा है आजकल, जो शब्दावलियाँ यूज की जा रही है, इसका मतलब यह है कि जनता के जो इंटेलेक्ट है उसको कैसे सेंसराइज कर लिया जाए, उसी को येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो ये कैसे थ्रेट है हमारे लिए? मैम, ये बहुत तरह से थ्रेट है। जैसे पहली बात कि इससे तो जो एक इन्फॉर्म सिटीजनरी तैयार होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। दूसरा ये है कि जो मुझे लगता है कि मैम सूचना ऑक्सीजन की तरह डेमोक्रेसी के लिए, और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने ग्लोबल रिस्क्स की बात की है। जी मैम। पढ़ा है आपने, जाना है, जानते हैं? उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, डिसइन्फॉर्मेशन। क्या होता है ये डिसइन्फॉर्मेशन? तो मैम, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन जब आप किसी सूचना को, जैसे पोस्ट ट्रूथ का ज़माना है ये, और पोस्ट मॉडर्निटी का भी ज़माना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है नहीं बहुत किसी चीज़ों में। तो जब आप ऑब्जेक्टिविटी से भटकते हैं और चीज़ों में तरह तरह के ऐसे ओपिनियन ऐड करते हैं जो तथ्यों से बहुत दूर होता है, तो वो मिस इन्फॉर्म्ड क्या होता है? मिस इन्फॉर्म्ड नहीं होता है, मतलब किसी चीज़ की ऑब्जेक्टिविटी के साथ छेड़छाड़ करना, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन आपको क्या लगता है फिजिबल है हमारे देश में? अगर सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो मैम फिजिबल हो भी सकता है। कौन सा डायरेक्शन? डायरेक्शन ये है कि सबसे पहले तो एक डेलिब्रेटिव फोरम होना चाहिए जहाँ पे सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो सब बैठ के बात कर सके, क्योंकि इसमें बहुत सी चैलेंजेस आने। आप इसके मुझे 3 नुकसान और 3 फायदे बताइए। पहला कि खर्चा बचेगा, जैसे दूसरा हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं प्रशासन के, उनका मैक्सिमम यूज हो पाएगा। तीसरा है कि डेवलपमेंट में कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है। और नुकसान ये हो सकते हैं कि सबसे पहले तो इसको कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि कुछ विधानसभाएं आगे चल रही हैं, कुछ पीछे चल रही हैं, तो ये। और दूसरा फेडरलिज्म को लेके भी कुछ सवाल हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। तो अगर चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे, क्षेत्रीय मुद्दों का स्कोप कम होता जाएगा। और तीसरा ये है कि जनता का जो चॉइस का दायरा है वो भी सिमटेगा थोड़ा। बिहार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम माइग्रेशन है। जी मैम। है ना? क्यों है माइग्रेशन, अभी भी क्यों इतना माइग्रेशन हो रहा है? क्या हम बिहार पे, उसकी इकोनॉमी पे, वहाँ के डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं? माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण तो जैसे कि हमारा जो सर्वे है NSSO का, वो यही बताता है कि रोज़गार के अवसरों के लिए सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होते हैं। उसके 2-3 बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि बिहार में जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो अर्बनाइजेशन की रेट 3% है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नए अवसर आए नहीं। औद्योगिकरण धीमा रहा, अर्बनाइजेशन धीमा रहा, औरतों का पार्टिसिपेशन रेट बिहार में 3% है, तो एक मजबूत इकनॉमी नहीं बन पाई, तो लोकल इकनॉमी नहीं बन पाई। और चौथा ये है कि हमारे यहाँ जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो भी बहुत गहरा है, तो समाज में एक ऐसा विभाजन है कि
कॉरपोरेटिव समाज या उद्यमी समाज, इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर का उस लेवल पर विकास नहीं हो पाया। अभी हाल ही में आखिरी सवाल है आपसे, हाल ही में आया टेलीकॉम बिल है ना लोकसभा में, तो ये OTT को कैसे रेगुलेट करता है? मैम ये मैंने इसमें OTT के हिसाब से नहीं पढ़ा, मतलब देखा था इस बिल को, तो मैंने पत्रकारिता के हिसाब से देखा था कि इसमें ना। ठीक है, थैंक यू सर। शहनशाह, हम जो कुछ सेवा लेते हैं तो हम एक टैक्स देते हैं, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर? सर्विस टैक्स सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। मीडिया की जो सेवाएं हमें मिलती हैं जी, उन पे हम कर कहाँ अदा करते हैं, किस स्टेज पर अदा करते हैं? सर हम जो केबल यूज करते हैं उनको पैसे दे रहे हैं, जो हम टाटा स्काई या और जो से सर्विसेज ले रहे हैं उनको भी टैक्स दे रहे हैं। और रेट क्या है GST की उसमें? सॉरी सर, अभी मुझे नहीं पता। कोई नहीं। फरवरी में WTO का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में? यस सर। उसमें किन मुद्दों पर बातचीत होने की संभावनाएं हैं? सर उसमें अभी सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के को रेगुलेट करने का है, बिजनेस को। दूसरा डिजिटल मार्केट को भी रेगुलेट करने की है। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे बहुत बात आगे नहीं बढ़ पाई है। फिशरीज़ वाला जो एग्रीमेंट हुआ था वो भी मुद्दों में है। और मतलब मेन फोकस अगर एक लाइन में कहा जाए तो E-कॉमर्स बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इस कंटेक्स्ट में पीस क्लॉज क्या होता है? सर पीस क्लॉज जैसे बहुत से विकासशील देश हैं या विकसित देश भी हैं, तो वो अपने देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए या किसानों की मदद करने के लिए वो तरह तरह की रियायतें देते हैं। तो WTO का कहना है कि रियायतें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मार्केट डिस्टॉर्ट करे, जो मुक्त व्यापार को हैम्पर करे। इस कंटेक्स्ट में समाधान क्या होगा फिर? हम तो देंगे सब्सिडीज। जैसे समाधान ये हो सकता है कि जैसे मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो जैसे कि तेलंगाना में एक प्रोग्राम चलता है ऋतु बंधु, ऊपर एकड़ के हिसाब से वहाँ पे किसानों को रियायत मिलती है। और जो भारत सरकार ने शुरू किया है किसान सम्मान निधि, तो अगर इन दोनों को मर्ज करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो डायरेक्ट इनकम तो बढ़ाएं और MSP। ठीक है सर। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है? सर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब होता है कि सर जो चीज़ें जनता के सामने जो इन्फॉर्मेशंस दूरा हैं और जिनके बहुत से एक्सपेक्ट्स जनता में नहीं है उसको रिसर्च करना। जैसे आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस ने पनामा पेपर जैसे जो स्टिंग ऑपरेशन इससे मिलता जुलता है या अलग है? सर बहुत अलग तो नहीं है आप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में भी आपको स्टिंग करना पड़ सकता है, तो बहुत अलग नहीं है। लेकिन स्टिंग थोड़ा सी स्टिंग में स्टडी की कमी होती है, रिसर्च की कमी होती है। इन्वेस्टिगेशन में रिसर्च ज़्यादा होते हैं सर। स्टिंग ऑपरेशन में बहुत बार हम ब्राइबरी देखते हैं कि किसी पत्रकार ने किसी अधिकारी को ब्राइब किया, उसके बाद उसकी फोटो लेता है वो। जी सर। तो क्या स्टिंग ऑपरेशन एक प्रकार से अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रहा? सर इसके मोरालिटी पे, इथिक्स पे हमेशा से डिबेट रहा है, क्योंकि हमारा संविधान भी बहुत सी चीज़ों को सेल्फ क्रिमिनलाइजेशन करने की रोक लगाता है। तो क्या ऐसे इन्फॉर्मेशन निकाला जाए किसी को धोखे में रख के, ये एक नैतिकता का सवाल। तो क्या इसका सपोर्ट करते हैं स्टिंग ऑपरेशन का? सर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी, अब ये संदर्भ वाइज ही आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ करने की ज़रूरत है। अब कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ आपका इन्फॉर्मेशन निकालने का यही साधन है और वो राष्ट्रीय हित में, और उसके लिए ब्राइब करना भी सही है, घूस देना भी सही है? सर मेरे हिसाब से, मेरी जहाँ तक इथिक्स का सवाल है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और बट आप सपोर्ट करते हैं? नहीं सर, मैं सपोर्ट भी नहीं करता। अच्छा, ये बताइए, इजराइल हमास युद्ध में मेन जिम्मेदार कौन है? सर किसी एक को जिम्मेदार कहना सर ये जिम्मेदारी से भागने जैसा होगा। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर ही है और जो ये थोसिस, मतलब ये जो वो ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स का जो वार चल रहा है, मुझे लगता है कि उसकी जगह यही है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकवादियों ने 1400 इजरायली को मार दिया। यस सर। ये कितना उचित है? अनुचित है सर। तो क्या ये युद्ध शुरू किसने किया? हमास ने किया, इजराइल ने किया? अभी जो वर्तमान युद्ध है, जो शुरुआत हुई है, वो तो हमास के आक्रमण से ही शुरू हुई है। तो क्या इस दिशा में जो इजराइल का एक्शन हमास गाजा पट्टी पर है वो कितना उचित है? मुझे सर ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक प्रोसेस में, अगर इजराइल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अपने को कहता है,
तो उसको अपनी संप्रभुता की रक्षा का भी अधिकार है। लेकिन विश्व शांति के लिए क्या ये तरीका सही है, ये एक बहस का मुद्दा है और इस पे बहस हो रही है हर जगह। ठीक है, थैंक यू जैसे- सर। शहंशाह, ये बताइए कि बहर क्या होती है और कितनी बहरें हैं उर्दू में? सर, जब गज़लों को गाया जाता है तो मात्राएं जो होती है उसको ऐसे रिदम में करने के लिए बहर की ज़रूरत होती है। और बहर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 32 के करीब बहरें होती हैं सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उर्दू में जितनी भी गज़लें हैं या जितने भी शेर हैं वो सारे के सारे उन 32 मीटर्स पे ही हैं, 32 बहरों पे ही हैं? मेरी राय में सर कि ये 32 बना दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 32, क्योंकि गज़ल एक बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है और इसमें तो अब तो बहुत नए नए तरह के प्रयोग भी होने लगे हैं। तो अब बहर का ही नहीं सर, रदीफ और काफिया का भी जो डिफरेंस था वो सब टूटने लगे हैं, नए नए तरीके से लोग लिखने लगे हैं। तो ऐसा शेर सुनाइए जिसमें रदीफ काफिया का रेफरेंस टूट गया हो। सर अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पढ़ा है मैंने बहुत से ऐसे गज़लें। इन दोनों में अंतर होता क्या है वैसे? सर रदीफ क्या है, जैसे हम कोई गज़ल लिखते हैं, जैसे कि एक गज़ल मैं अपनी सुना देता हूँ कि पुरजे पुरजे उड़ रहे हैं नालाओ फरियाद के। तो इसमें और उसके बाद अगला है कि कुछ तेरे कर्ब के हैं कुछ तेरे याद के। तो जो याद आ रहा है या लास्ट में जो मिल रही है उसको रदीफ कहते हैं। लेकिन एक तुकांत होता है, एक थोड़ा सा लिखे उसके बाद रदीफ आता है, तो वो तुकांत जब मिलते जाते हैं तो उसको सर काफिया कहते हैं। ठीक। ये बताएं कि उर्दू शायरी को लेकर बड़ा आरोप लगता है कि उसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जबकि दुनिया में इतना कुछ है, इतनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उर्दू के ऐसे 3-4 शायर का नाम बताइए जिन्होंने शायरी को, गज़ल को प्यार मोहब्बत की दुनिया से बाहर निकाल के दुनिया की वास्तविक समस्याओं से जोड़ा हो। तो मुझे लगता है कि उर्दू में हर तरह की शायरी लिखी गई। जैसे कि एक मीर तकी मीर का शेर है कि पीने वाले को दम पे दम, ना पीने वाले को कम, साकिया क्या ये तेरे निज़ाम है या मजाक है। ये शायर ये हो गया। चाहे बहुत तरह की हैं, जैसे और भी अभी मुझे बहुत शायर। आप मेरा सवाल समझ पाए? नहीं सर, एक बार और शायद नहीं समझ पाया सर। आपने क्या समझा पहले वो बताएं। आपने ये कहा कि क्या एक ही मोहब्बत ही ज़्यादा हावी है गज़ल में, तो मैंने कहा कि ऐसे 3-4 शायरों का नाम बताइए जो शायरी को इससे बाहर ले गए और दुनिया की समस्याओं से जुड़ा। सर तो मुझे अभी जो याद आ रहे हैं फैज़ अहमद फैज़, और मुझे लगता है सर कि गालिब ने भी इस पे बहुत काम किया। गालिब ने सामाजिक समस्याओं पे लिखा है? नहीं, मतलब मोहब्बत से हटके सर, सामाजिक समस्याओं पे तो फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत लिखा है, साहिर लुधियानवी ने भी बहुत लिखा है। चलिए, आपने स्पिनोजा का जिक्र किया था, इंटेलेक्चुअल लव कहा था उनके दर्शन को। क्या है इंटेलेक्चुअल लव? सर इंटेलेक्चुअल लव को मैं आज की भाषा में कहूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत करीब है, कि अपने इमोशंस को समझना और इंटेलेक्ट के साथ उसको तारतम्य में रख के काम करना। स्पिनोजा का इंटेलेक्चुअल लव ये है? उनका इंटेलेक्चुअल लव सर, मैंने जहाँ तक समझा है पढ़ के, तो मुझे ये समझ में आया कि वो कहना चाहते हैं कि इमोशन से ऊपर उठना चाहिए और इंटेलेक्ट से जीना चाहिए। तो मुझे वो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगता है कि आप इमोशंस पूरी तरह इमोशंस से ना जिए और इंटेलेक्ट से उसको इमोशंस को हार्नेस कर पाए। तो ठीक है शहंशाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए 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 सम्राट, बैठिए। आप तो पहले सम्राट हैं, फिर आपको क्या है? इतने छोटे पद के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं सर? नाम रख दिया शाहों के शाह। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर लास्ट अटेम्प्ट। और इंटरव्यू? पहला है। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहा था सर, कहीं किया नहीं, और तो मैं थोड़ा टाइम लग जाता है सीखने में या समझने में चीज़ों को धीरे धीरे। आपकी एंट्री बढ़िया है, सिटिंग बढ़िया है, ड्रेस भी काफ़ी अच्छी है, बस टाई उतनी मैच नहीं कर रही है। अगर इसके बदले कोई काली टाई किसी अच्छी बैकग्राउंड पे तो ज़्यादा ठीक रहेगी इस सूट के साथ। कोट पे ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इसको हटा दीजिएगा। एबीपी को लेकर जो आपने बातें बताई, ऑनरशिप आपको नहीं पता थी, पता होनी चाहिए, कॉमन क्यूरियोसिटी किसी की हो सकती है, पता रहे तो अच्छा है। मीडिया पे जनरली आपका स्टैंड ठीक था शुरू में। फिलॉसफी और उर्दू में भी जो शुरू में बात हुई आपने काफ़ी अच्छा बोला।
मुझे ये बात समझने में काफ़ी समय लगा जो मैं अब बताने वाला हूँ। आपकी जो अदा है वो ये है कि आप कोई बात करते हुए 3-4 और बातों से तुलना करते हुए आगे बढ़ते हैं और भारी भरकम दार्शनिकों के नाम, भारी भरकम शब्द बीच में ड्रॉप करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। नेम ड्रॉपिंग इसको बोलते हैं, कंसेप्ट ड्रॉपिंग। अगर सामने वाले को कंसेप्ट ना पता हो तो पागल हो जाएगा आपकी बात सुन के। उसे लगेगा कि इतना महान व्यक्ति मेरे सामने आ गया कि मैं सुनता ही रहूं। ये भाव मन में आता है, मेरे मन में भी शुरू में आ गया था जब मैंने केवल न होता मैं तो क्या होता ये सब कुछ प्रश्न पूछे। आपने उसमें गालिब का इंटेलेक्चुअल लव, शंकराचार्य का पता नहीं क्या क्या डाला। मैं घबरा गया कि मैंने कहा तो बड़ा खतरनाक दार्शनिक से पाला पड़ा है। हाँ, बाद में मैं समझ गया कि आपने ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, बहुत सोच समझ के नहीं किया। और देखिए, यहाँ पर हम लोग अलग अलग विषय के एक्सपर्ट हैं तो हम आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यूपीएससी में संभावना कम है कि कोई फिलॉसफी का, शायरी का एक्सपर्ट बैठा होगा, तो ये नेम ड्रॉपिंग काफ़ी हद तक सफल हो जाती है, लेकिन रिस्क इसमें रहता है। और अगर ये पकड़ में आ जाए तो इसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब सर, मैंने जो किया उससे क्या मतलब ये है, कंटेस्ट से बाहर जा रहा था। सरल भाषा में ये है कि शायद आपको आदत है किसी एक बात को समझाते हुए 2-3 रेफरेंसेस कोट करने की। जी सर। ये अच्छी आदत है, लेकिन अगर वो रेफरेंसेस बहुत ठीक से लिंक नहीं हो रहे, आपने केवल नाम बताने के लिए जोड़ दिया और किसी ने पूछ, जैसे स्पिनोजा का इंटेलेक्चुअल लव आपने ही बोला था, मैंने अंत में केवल चेक करने के लिए कि फिलोसफी में सच में कितना पढ़ा है आपने, पूछ लिया हल्का सा, आपने सांख्य जोड़ दिया, जबकि कोई लिंक नहीं बनता गालिब के उस शेर से सांख्य का, कोई लिंक नहीं बनता। सर इसलिए जोड़ा कि मुझे ऐसा लगता है कि सांख्य जो कहता है महत्व से बनी है दुनिया, क्योंकि मैं फिलोसफी को लेकर सर आपको पता है हर तरह की सोच होती है, तो मुझे लगता है कि जो सांख्य कहता है महत्व निकला, महत्व से अहंकार और 25 जो तन्मात्रा ये निकली, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यही कह रहा है कि ये अहंकार से निकला है और एक दिन खत्म होगा। जब अहंकार इस पूरे वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या है? मुझे लगता है। अच्छा, समझ गए गालिब क्या कह रहे हैं? गालिब कह रहे हैं न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, यानी मैं और खुदा एक ही हैं। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, यानी मैं तो खुदा का अंश हूँ, खुदा से अलग हो गया। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है। इस्लाम ऐसा नहीं मानता कि बंदा खुदा से निकला है, वेदांत मानता है, हक का तो है ना सर कॉन्सेप्ट, वो सूफियों का है, सूफियों का, हाँ। जो पारंपरिक इस्लाम है वो कहाँ मानता है? वो नहीं मानते। पारंपरिक इस्लाम मानता है कि खुदा की जात में खुदा अकेला है, और बंदा इतना गैर पवित्र है, अपवित्र है कि वो खुदा की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन सर इकबाल बहुत इस्लाम के करीब है। इकबाल ने जरूर ऐसी बातें कही कहीं वो रामानुजम वाली बात कहते हैं। तो इकबाल को लेके भी सवाल उठता है कि वो इकबाल कितने इस्लामी शायर हैं और कितना उन पर सूफी परंपरा का, ये इस्लामी मतलब अद्वैत वेदांत का प्रभाव है। ये वाला जो मसला आता है कि जब बंदा खुदा से निकला है तो ये मामला इस्लाम, ट्रेडिशनल इस्लाम का कम वेदांत के नज़दीक ज़्यादा चला जाता है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप उसमें प्रकृति का जिक्र करें, प्रकृति मतलब भौतिक वस्तुएं, ये भौतिक जगत, उसमें केवल खुदा और बंदे की एकता की बात हो रही है, तत्वमसी जैसा मामला आ रहा है, अल-हक जैसा मामला आ रहा है। तो जो समझाना चाहिए वो छोड़ के आप प्रकृति महत्व उस पर आ गए, जबकि वो एकदम गलत है वहाँ पर रेफरेंस। बिल्कुल। मैंने पूछा इसलिए नहीं कि वहाँ जनरली यूपीएससी में कोई उतना पूछेगा नहीं फिलोसफी पे, तो मैंने आपको नहीं टोका उस समय। तो कहने का भाव ये है कि किसी नाम या किसी सिद्धांत का उतना ही प्रयोग करना है जितना आप डिफेंड कर सके, अनावश्यक नहीं करना है ना। चमत्कार की फीलिंग आती है पर वो रिस्की हो सकती है एक समय के बाद। बाकी अगर इस एक बात को छोड़ दूं मैं, तो बाकी मामलों में आप शानदार हैं। ठीक, आपको बात करना आता है ठीक से, चीज़ों को जोड़ना आता है, तर्क देना आता है, इन्फॉर्म्ड हैं जनरली। कहीं कहीं जैसे मिस इन्फॉर्म्ड, डिसइन्फॉर्म्ड आप नहीं बता पाए। वन नेशन वन इलेक्शन आपने काफ़ी अच्छा बताया, लेकिन आप और स्पष्टता से बता सकते थे सीधे। ऐसा लगा कि 2-3 बार कुरेदना पड़ा, लेकिन हमने ठीक बता दिया जैसे कि ये पॉइंट कि क्या इन्होंने पूछा क्या वो प्रैक्टिकल है, आपने कि यस मैडम प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें 3 बातें ध्यान रखनी होंगी, 1 2 3 ऐसे एकदम सीधे हमला करो प्रश्न पे और 2-3 बिंदुओं में बात को समाप्त। तो मैं बात बहुत नर्वस था आपको देख के, क्योंकि आपसे तो मतलब मैं जिम्मेदार हूँ बहुत सीखा है आपसे, और मेरे मतलब जो भी इंसाइट है उसको डेवलप कर दो, मैं आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। तो चंपारण मटन जैसे अब फिल्म है, अब आप जर्नलिस्ट में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि अगले 10-12 दिन, कब है इंटरव्यू आपका? मेरा सर 1 फरवरी को है। हाँ, तो 10 दिन है ना अभी आपके पास। इन 10 दिनों में अपने डैफ से जुड़े हुए सारे मुद्दों से
जुड़ते हुए प्रश्नों की लिस्ट बना के एक बार देख लीजिए। बात करने की जो आपकी अदा है बहुत अच्छी है, बस उसका ओवर यूज नहीं करना है। संक्षेप में इस बात का इतना ही सार है, ठीक है। और शहंशाह आप हैं ही, बस एक औपचारिकता है, जाइए और फिर मसूरी में आपका राज्याभिषेक होगा, ठीक है। कुछ पूछना है आपको इसके अलावा? वो मिस इन्फॉर्मेशन मतलब किसको कहते हैं? डिस इन्फॉर्मेशन में मैंने जो बाद में डिस्कस हुआ, वो अगर इंटेंशन गलत हो और गलत सूचना दी जाए तो डिस इन्फॉर्मेशन है, और मिस इन्फॉर्मेशन में इंटेंशन गलत होना जरूरी नहीं है, संयोग से भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही तो खिलवाड़ हो रहा है। फिर आप उस शब्द से खेल रहे हैं, हाँ। इसी पर मैं संकेत कर रहा हूं। जैसे तुफैल चतुर्वेदी जो आपने कहा, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। हाँ, वो काशीपुर उत्तराखंड के हैं, आपके यहाँ के नहीं है। आपके यहाँ के तुफैल अहमद हैं। अच्छा, तो आपने बताया पर आपको पता नहीं था। आपने नहीं, मैंने जानबूझ के- पत्रकारों से ही हाँ, सुना है कि तुम्हारे यहाँ के यहाँ हाँ। तो फैल चक्रवर्ती, तो तो मैं ये इसलिए कहा मैं वो तो ज्यादा ये नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन हुई। हाँ, misinformation। अगर आप नियत के ये साथ रियली मिस इन्फॉर्मेशन। और ये जो स्पिनोजा था ये डिसइन्फॉर्मेशन है। जो लिंक नहीं बन रहा उसका लिंक बनाया जानबूझ के, वो डिसइन्फॉर्मेशन। सर, तो जो उनका इंटेलेक्चुअल लब है उसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं कह सकते? एकदम नहीं कह सकते। क्यों सर? इमोशन इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, समझना, कंट्रोल दूसरों के करना या इमोशंस को खुद को समझना। जानना? मुझे तो लगता है सर इमोशनल। चार बातें, हाँ, अपने इमोशंस को समझना, समझना, कंट्रोल करना, उनका पॉजिटिव यूज करना। ठीक है, कंट्रोल में वो बात भी, दूसरों के इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना, ये चारों मिला के EI है। स्पिनोजा का इंटेलेक्चुअल लव ये है कि बहुत बौद्धिक स्तर पर जाकर समझना कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, इसलिए हर चीज को ईश्वरीय चीज मानकर उससे प्यार करना। उसमें भावनाओं का मसला नहीं है। इसलिए स्पिनोजा नियतिवादी हैं, डिटर्मिनिस्ट हैं, जिसका मतलब है कि आपके सामने 100 लोग मर जाएं, हमास हमला भी करे, तो भी खुश रहना कि ईश्वर कर रहा है। इस लेवल की बात वो कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि यूपीएससी के मेंबर्स अगर उनकी बैकग्राउंड फिलोसफी की नहीं होगी तो शायद क्वेश्चन ना करें, शायद प्रभावित भी हो जाए आपसे, पर रिस्क है कि अगर कोई जानता होगा तो परेशान कर सकता है। इसलिए सीधा सीधा डिस्कस। हाँ, सीधी बात कीजिए, अनावश्यक नेम ड्रॉपिंग करने से बचना है, ठीक है। थैंक चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप मसूरी जाएं और राज्याभिषेक हो आपका, यू। ठीक है सम्राट। जाइए। और मिलिया का मतलब राष्ट्रीय, कैसा? जामिया मिलिया इस्लामिया का पूरा मतलब है राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय। थैंक यू सर। ठीक है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।